हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग सबको बहुत 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 अच्छा होगा। मैं भी बहुत सही हूं। क्या करने वाले भैया आज हम लोग, आज अपने करने वाले हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन। ये चैप्टर मुन्ना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और इजी तो पूरा का पूरा अकाउंट्स ही है। ठीक है ना। ये टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? इस टॉपिक से मोर और लेस 6 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना। अगर ये टॉपिक से 1 मार्क का भी क्वेश्चन आता ना मुन्ना, तो भी मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट बोलता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इस चैप्टर में आपको वाई पता चलता है, हर एक एंट्री का वाई पता चलता है। कोई बच्चा पूछा कि दूसरे बच्चे से कि ये बता तो सैलरी ड्यू बट नॉट पेड का एंट्री क्या होगा? बच्चा हटाक से बोला सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। वो बोला काई को हुआ ऐसा? तो तो उसका रीजन जो वो बताएगा ना, वो रीजन इस चैप्टर में है। बराबर है क्या? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एंट्री पता है अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, लेकिन उसका रीजन इधर है। बराबर है क्या? अपने प्रोविजन बनाते हैं डेटर्स के ऊपर, बैड डेट के लिए, डिस्काउंट के लिए, रीजन इधर है। बात समझ में आ रहा है? तो अपनी जो एंट्रीज करते हैं ना, बहुत भर भर के एंट्रीज करते हैं, उन सारे एंट्रीज का जो कोर रीजन है वो इस चैप्टर में है। बराबर है क्या? तो अगर ये चैप्टर से 1 मार्क का भी क्वेश्चन आता ना, तो भी मैं इस चैप्टर को वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलता। अगर ये चैप्टर आपका ढीला रहा ना, तो बेसिकली आपके इज्जत का तोता उड़ जाएगा, मैं बता रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? तो ये चैप्टर उस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अब। ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर बाई चांस लंबा हुआ ना, तो मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ दूंगा। भैया ऐसा लंबा क्यों हो जाएगा? उसका रीजन है कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर कुछ ट्रू फॉल्स एमसीक्यू वगैरह देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोनों अगर संग में डालूंगा ना, तो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। कसम है तुमको, तुमको कसम है, जिसका भी कसम तुम लेता है, तुम दोनों पार्ट देखेगा। ठीक है ना। चलिए अभी श्री गणेश करें। आओ जी, श्री गणेश करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन। होता क्या है देखो, आईसीएआई तो बोल दिया कि ये तीनों चीज, आईसीएआई बोल दिया ये तीनों चीज एक ही है, अलग अलग कुछ नहीं है, एक ही है। ठीक है ना। आओ जी, अब समझते हैं होता क्या है। बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म रूल्स, गाइडलाइन, कन्वेंशन developed over the time to ensure consistency, comparability, transparency in financial reporting। क्या क्या बोल दिया भैया, इतना हाई फाई वर्ड। सुनना, बोल रहा है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। बोल रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन से, डूज एंड डोंट से, क्या कर सकते हैं, क्या कर नहीं सकते। बराबर है क्या? बताता है कि देख देख ऐसा ऐसा कर सकता है, ऐसा ऐसा नहीं कर सकता है, ये काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता है। बराबर। गाइडलाइन देगा। अगर तू कहीं पे भी अटका, एज एन अकाउंटेंट तुम कहीं पे भी अटका, तो अरे यार क्या करे, यहाँ पे क्या एंट्री करे, देख ले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स खोल, उसमें लिखा है कि अटकेगा तो क्या करने का। गाइडलाइन प्रोवाइड करता है रे बाबा, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। बराबर है। कन्वेंशन, कन्वेंशन क्या होता है? प्रथा होता है। प्रथा होता है जो सालों से चलता आ रहा है। ठीक है ना। जैसे मैं मारवाड़ी इंसान हूँ, मेरे घर में बहुत सारा ऐसा रिचुअल होता है ना, जो मेरे को समझता नहीं है। लाइक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो नहीं समझता है। बराबर है क्या? मैं पूछा कि मम्मी आपा क्यों कर रहा है ये? मेरी वाइफ है, उसको भी नहीं समझता है। वो भी पूछी मम्मी क्यों कर रहे हैं अपन? तो मम्मी बोले कि यहाँ मत पूछ, आपा यही करा। अरे यही करा मतलब रीजन क्या है? हाँ यही करा, क्यों यही करा? माँ यही करती। माँ कौन? मेरी दादी यही करती। ठीक है। बोले माँ यही क्यों करती? तो बाकी माँ यही करती, बिना की माँ यही करती। अरे भाई साहब, मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मम्मी ऐसा बोला। मारवाड़ी में हम लोग ऐसे ही करते हैं। उस मम्मी को कौन बोला? क्योंकि उसकी मम्मी करती थी, ऐसे ही करती थी, उनकी मम्मी ऐसे ही करती थी। ऐसा चल रहा है, सदियों से ये काम चल रहा है, तो हम लोग कर रहे हैं। वैसे ये अकाउंट्स के अंदर भी कुछ चीज ऐसा है जो सालों से चल रहा है, प्रथा बन गया है, वो हम लोग वैसे ही करते हैं। बुद्धि में जा रहा है तो कन्वेंशन बोलते हैं उसको। क्लियर है? आई नो थोड़ा मेरा मारवाड़ी गंदा हो गया है। गंदा है ही, हो नहीं गया, गंदा ही है। ठीक है ना। तो तुम मेरे को जज मत करना मेरे मारवाड़ी के लिए, मैं मारवाड़ी हूं। बराबर है क्या? चलो अभी, क्यों अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, क्यों कन्वेंशन है, कॉन्सेप्ट्स क्यों है, उसका रीजन है।
उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो ध्यान से, आज तुम समझो ना कि अगर ये रहा 1, 2 और 3, तीन अलग अलग अकाउंटेंट है, तीन अलग अलग अकाउंटेंट है सेम टाइप के कंपनी के। लेट्स से ये है कोलकाता का, ये है राजस्थान का, और ये है लेट्स से बिहार का। बराबर है क्या? तीन अलग अलग जगह के अकाउंटेंट है ये तीनों का। तीनों जो बिजनेस का अकाउंटिंग करता है ना, वो टेक्सटाइल का कंपनी है। क्लियर है क्या? अगर ये तीनों सेम लॉजिक, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अकाउंटिंग करेगा, तब तो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। नहीं तो कैसे कंपेयर कर पाएंगे? तुम सोचो ना, अगर तीनों अपना अपना फंडा, अपना अपना बुद्धि लगाए, तो कैसे कंपेयर करेंगे उसके काम को? आज समझ कि ये मान के चलो तीनों पंडित हैं, कोलकाता के एक बंगाली पंडित है, मारवाड़ी राजस्थान के मारवाड़ी पंडित है, बिहार के मान के चलो मिथिला के पंडित जी हैं। तो तीनों अलग अलग पूजा कर रहे हैं। अलग अलग पूजा मतलब क्या है? तीनों शिव जी का ही पूजा कर रहे हैं और तीनों अपना अपना फंडा लगा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि नहीं ये चढ़ेगा, कोई बोल रहा है ये नहीं चढ़ेगा। अरे भाई, शिव जी तो एक ही है, शिव जी एक ही आके तीनों अलग अलग पूजा करेगा, तो कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन से पंडित जी कितने गुणी है? तीनों को तो सेम पैरामीटर पे आना पड़ेगा ना, सेम बुक से पूजा कराना पड़ेगा, तब जाके कंपेरेबल है। ठीक है ना? वही चीज है कि अगर अगर हिंदुस्तान में अलग अलग अकाउंटेंट अलग अलग फंडा फॉलो करेगा, तो कंपेयर कैसे करेंगे उनके काम को? बात समझ में आ रहा है? कंसिस्टेंसी ही नहीं रहेगा। इसी कारण से बोला कि नहीं नहीं, आप लोग है ना, सेम प्रिंसिपल आप सबको फॉलो करने का है। आप जितने भी अकाउंटेंट हैं सबको सेम प्रिंसिपल फॉलो करने का है, तब हम लोग जाके आपके काम को कंपेयर कर पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगा। ऐसे कैसा आएगा? ठीक है ना? तो ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करेंगे सो दैट की कंसिस्टेंसी आ जाए, ट्रांसफरेबिलिटी आ जाए और हम लोग कंपेयर कर पाए। चलो अभी अपना कॉन्सेप्ट अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अलग से क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क का। ठीक है ना? कि बताओ अकाउंटिंग अजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन सा है, मेन अकाउंटिंग अजम्पशंस है वो कौन सा है? तो इसमें 3 चीज आता है मुन्ना। पहला क्या आता है? गोइंग कंसर्न। दूसरा क्या आता है? कंसिस्टेंसी। तीसरा क्या आता है? अक्रूवल। बुद्धि में जा रहा है? 3 अकाउंटिंग अजम्पशन जिसको हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बोलते हैं। उसमें पहला क्या है? पहला है गोइंग कंसर्न। एकदम ध्यान से देखना, इजी है, फटाफट हो जाएगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि सुनो, आपको ऐसा मान के चलना है, आपको ऐसा अज्यूम करना है कि आपका जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है ना, वो कंटिन्यू करेगा अनंत काल तक, फोरसीएबल फ्यूचर, वो बंद नहीं हो रहा है। बिजनेस एंटरप्राइजेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशनल एग्जिस्टेंस फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। बोल रहे हैं आप जो कर रहे हैं ना, वो आप करते रहेंगे अनंत काल तक। भैया ऐसा क्यों अजम्पशन काय को? बताता हूं। आप ना ही ऐसा इंटेंशन रख रहे हैं और ना जरूरी है आपको बिजनेस को लिक्विडेट करने का या फिर स्केल डाउन का। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस कंटिन्यू करेंगे बड़े लेवल पे, छोटे लेवल ना तो आप बंद करेंगे ना ही आप स्केल डाउन करेंगे। सिग्निफिकेंटली आप स्केल डाउन भी नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलो मैं दिन का 4 बैच पढ़ा रहा हूं, मैं दिन का 4 बैच पढ़ा रहा हूं और 7 दिन में 7 दिन काम कर रहा हूं, और गोइंग कंसर्न बोलता है कि बेटा ना तो तू बंद करेगा और ना ही तू स्केल डाउन करेगा। ऐसा नहीं कि 4 बैच से तू 1 बैच पे आ जाएगा, ना ही स्केल डाउन करना है और ना ही बंद करना है, ऐसा अज्यूम करो। पर भैया ऐसा अज्यूम क्यों करो? मैं तुमको फील कराता हूं। अपने रियल वर्ल्ड में है ना, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी गोइंग कंसर्न है, अपने डे टू डे लाइफ में भी गोइंग कंसर्न है। समझ, आज मान के चलो एक लड़का है, लेट्स से गोलू, अपना एक स्टूडेंट है गोलू। अब गोलू की एक गर्लफ्रेंड है। गोलू की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? लेट्स से लाली। लाली उसका नाम है, लाली लाली लाली। ठीक है ना? ये लाली है। ठीक है। और गोलू अभी पहला पहला प्यार हुआ है इसको, नया नया। ठीक है। और गोलू इज लाइक कि भाई भैया, लाली के साथ ही जीना है, लाली के साथ ही मरना है, हम और लाली संग में बूढ़े होंगे मरेंगे, मतलब ता जिंदगी, जब तक जिंदगी है तब तक लाली है। ठीक है ना? बुढ़ापा में दांत भी संग में टूटेगा। ऐसा सोच लिया
कहने का मतलब ये है कि गोलू का अभी अभी प्यार हुआ है, 8 दिन हुआ है रिलेशनशिप में आए, और गोलू क्या सोच रहा है, बुढ़े भी संग में होंगे तो सोच रहा है। तो गोलू क्या हो गया, अज्यूम कर रहा है, अज्यूम कर लिया गोइंग कंसर्न। गोलू मान के चल रहा है कि वो गुलाली के साथ गोइंग कंसर्न है, उसका लाइफ, उसका जो बिजनेस बोल रहा है भगवान, उसका जो रिलेशनशिप है वो गोइंग कंसर्न है, वो कभी खत्म नहीं होगा। हो सकता है क्या कि उसका 2 महीने के बाद ब्रेकअप हो जाए, यहां पे हो सकता है 2 महीने के बाद उन लोगों का तलाक हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, बोलो हाँ ना। लेकिन इधर जहां पे यहाँ पे तो ये लोग गोइंग कंसर्न है ना, यहाँ पे तो लोग गोइंग कंसर्न है। वहां यहाँ पे गोलू के दिल में क्या है कि यही है, लाली है जो है। क्लियर है क्या? तो मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आपका बिजनेस आगे चल के बंद नहीं हो सकता है। आपको मानना क्या है, आपको ये मानना है कि आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। ठीक है भैया, ऐसा क्यों? एक चीज और देख लो, एक एग्जांपल और देता हूं। मान के चलो हमने है ना अपने बिजनेस में एक एसेट खरीदा, हमने बिजनेस में एक एसेट खरीदा है, एक मशीन खरीदा है, एक मशीनरी खरीदा है जिसका लाइफ 40 ईयर्स है, जिसका लाइफ 40 ईयर्स है। हम लोग इस मशीन को कहाँ लिखेंगे? हम लोग इस मशीन को लिखेंगे बैलेंस शीट में। और हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? 40 ईयर्स के हिसाब से, 40 साल के हिसाब से लगाएंगे। क्यों लगाएंगे 40 साल के हिसाब से? हम लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर ये मान लिए हैं ना कि हम लोग का बिजनेस तो 40 साल से ऊपर ही चलेगा, हम लोग का बिजनेस तो 40 साल से ऊपर ही चलेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। आज एक इंसान, जैसे मान के चल मैं अभी अपने अर्ली 30s में हूं, मैंने एक बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि लाइफ कितना है बिल्डिंग का, वो बोला कि बिल्डिंग का लाइफ है 100 साल। तो मैं 100 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ। मेरे को पता है कि मैं अब आने वाला 100 साल नहीं देखूंगा, मैं 30 40 साल 50 साल में निपट जाऊंगा। कितना जीऊंगा बे, 60 साल 70 साल बहुत हो गया, उससे ज्यादा थोड़ी जीऊंगा। लेकिन फिर भी मैं 100 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, क्योंकि मान के चलना है मेरे को, मेरा एंटिटी जो है ना वो लाइफ लॉन्ग जाएगा। बराबर है क्या? वो चीज है। ठीक है, बोल रहे हैं गोइंग कंसर्न के चलते ही हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, और हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या लिखा है? एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन रादर देन द रियलाइजेशन। हाँ ठीक है। क्या बोला कि गोइंग कंसर्न के चलते ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं उसके कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है ना, रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं। मान के चलो मैंने एक फोन खरीदा 1 लाख रुपए का, और उसका दाम अभी हो गया 80 हजार। ठीक है ना, हमको अभी थोड़ी बेचने का है, अपन तो लंबा चलने वाले हैं, लाइफ लॉन्ग जाने वाले हैं। क्लियर है क्या? अपने तो लाइफ लॉन्ग जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग उसको रियलाइज्ड वैल्यू पे, रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब कहीं ऐसा है क्या कि अगर हम लोग गोइंग कंसर्न नहीं है, अगर हम लोग गोइंग कंसर्न नहीं है, तो फिर क्या हम लोग अपने रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे क्या? हाँ, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। मैं क्या बोला कि बिजनेस एंटिटी को क्या मान के चलना है कि वो गोइंग कंसर्न है, ठीक है। अगर वो गोइंग कंसर्न है तो उसको कुछ भी अपने बुक्स में डिस्क्लोज करने का दरकार नहीं है। वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा डिस्क्लोज करेगा क्या कि सुनो हम गोइंग कंसर्न है? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर कभी उसको ऐसा लगा कि वो गोइंग कंसर्न नहीं है, भैया ऐसा कब लगेगा? जब कंसिस्टेंटली लॉस हो रहा है, ठीक है ना, जो बिजनेस का जो की मैनेजरियल पर्सन था वो अब मर गया, ठीक है, उसका नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब है तब तो एक एंटिटी को लगेगा ही कि वो आज नहीं तो कल, मतलब साल 1.5 साल 2 साल में बंद हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत हैवी लॉस है, उसका लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि यार उसका सर्वाइवल अब मुश्किल है। तब तो वो अपने आप को नॉन गोइंग कंसर्न बोलेगा ना। तो गोइंग कंसर्न जब रहेगा तो कोई जरूरत नहीं है डिस्क्लोज करने का। जब नॉन गोइंग कंसर्न हो जाएगा ना तब वो डिस्क्लोज करेगा, और जब वो नॉन गोइंग कंसर्न होगा ना तब जाके वो कैश बेसिस में अपना बुक्स बनाएगा, रियलाइजेबल वैल्यू लिखेगा, अदरवाइज वो कॉस्ट प्राइस ही लिखेगा। बुद्धि में जा रहा है? बोलो हाँ ना। गोइंग कंसर्न के चलते ही हम लोग अपना एसेट्स और लाइबिलिटी को करंट नॉन करंट में बाइफरकेट कर पाते हैं। क्लियर है क्या? चलो, वैसे क्या आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या बोला कि अगर आप कोई प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, अगर आप कोई प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो ना, तो उसको आप फॉलो करते रहोगे, उसको आप फॉलो करते रहोगे ईयर ऑन ईयर।
अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं, फीफो आपको पता होगा, फीफो जिसको पता नहीं है वो मुन्ना मुश्किल में है, क्योंकि आपने इन्वेंट्री चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है ना। फीफो तो बोल रहा है आप बेटा फीफो ही यूज करो, फीफो ही यूज करो, हर साल आप फीफो ही यूज करो, ठीक है ना। अगर आप यहां फीफो यूज कर लिया तो फीफो फीफो फीफो, क्लियर है क्या, चेंज नहीं करने का है। डेप्रिसिएशन में अगर एसएलएम फॉलो कर लिया तो एसएलएम एसएलएम एसएलएम, उसको अभी चेंज नहीं करने का, चेंज नहीं करने का। एक बार जो प्रिंसिपल जो पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया है उसी के साथ रहने का, उसको चेंज नहीं करने का। भैया क्या कभी चेंज नहीं कर सकते, ये क्या तरीका हुआ, एक बार अडॉप्ट कर लिए तो कभी चेंज नहीं कर सकते। पहला बात तो कंसिस्टेंसी क्यों बोल रहा है कि चेंज नहीं करने का। अगर आप बार बार चेंज करते रहोगे तो कंपेयर कैसे होगा, आप ईयर 1 को ईयर 2 से, ईयर 1 को ईयर 2 से कैसे कंपेयर करोगे। ईयर 1 में आप फॉलो किया एसएलएम, ईयर 2 में आप डब्ल्यूडीवी पे आ जाएगा, तो कंपेयर कैसे करेंगे ईयर 1 ईयर 2 को। ईयर 1 ईयर 2 तभी कंपेयर होगा ना जब पॉलिसी सेम रहेगा, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है, इसी कारण से बोला कि देखो चेंज नहीं करने का, ठीक है ना। अजम्पशन है कि कोई भी अकाउंटिंग कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी मेथड प्रैक्टिसेस जो है ना वो यूनिफॉर्म रहेगा अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है ना। ईयर ऑन ईयर हम लोग सेम रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, क्लियर है क्या, तभी कंपैरिजन हो पाएगा, अदरवाइज कैसे होगा। क्या कभी चेंज नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। कब चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, अगर कानून बोल दे, कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, कोई लॉ बोल दे कि चेंज करना है तो चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने के लिए चेंज करना है, चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेंज करने से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बेटर शो करेगा और बेटर फिगर्स शो करेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है इसका मतलब क्या प्रॉफिट ज्यादा है, ऐसा नहीं। बोलते हैं ना चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के हमको बिजनेस का पता चल जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के हमको बिजनेस का असली जो क्या बोलूं मैं पोजीशन है वो पता चल जाए, तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया, कंपनी का चेहरा, तो कंपनी का चेहरा देख के है ना कंपनी का हाल पता चल जाए, अगर ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है तो अच्छा है, ट्रू एंड फेयर व्यू रिवील कर रहा है, बेटर प्रेजेंटेशन, क्लियर है क्या, बात समझ में आ रहा है। तो अगर 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 चेंज करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा ट्रू ज्यादा अप्रोप्रिएट दिखने लगेगा ना तो आप चेंज करो, क्लियर है क्या। तो 3 कंडीशन हो गया, लॉ बोल रहा है चेंज कर लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है चेंज कर लो, बेटर परफॉर्मेंस बेटर पोजीशन बेटर प्रेजेंटेशन होगा चेंज कर लो, क्लियर है क्या। आ जाओ अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है कि बेटा हम लोग अपने इनकम और एक्सपेंसेस को, हम लोग अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब इनकम अर्न कर लेंगे, जब इनकम रेवेन्यू अर्न कर लेंगे और जब एक्सपेंसेस इनकर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा साल है, हमारा साल स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, यही तो करते हैं। अब 31 मार्च, ये मार्च मंथ था, मार्च मंथ को मेरा स्टाफ आया और बोला कि निकल भैया सैलरी, हम बोला नहीं देगा, अभी मार्च मंथ का सैलरी मार्च मंथ में नहीं देगा, क्लियर है क्या, हम कभी देगा ये वाला सैलरी हम देगा तुमको अप्रैल मंथ में। तो क्या ये खर्चा मेरा इस साल मार्च मंथ में हुआ, अक्रूवल बोलता है हुआ। अक्रूवल बोलता है कि आप पे कब करोगे, आप पे करोगे अप्रैल में, मेरे को पेमेंट से मतलब नहीं है, बोल रहा है मेरे को पेमेंट से मतलब नहीं है, पेमेंट आप कभी कर रहे हो मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब किससे है, मेरे को मतलब है कि कब वो इनकर हुआ, कब वो खर्चा इनकर हुआ। एक्सपेंसेस इनकर कब हुआ, एक्सपेंसेस इनकर हुआ है मार्च में, मतलब वो मार्च का खर्चा है। एक्सपेंसेस इनकर हुआ मार्च में, मतलब वो मार्च का खर्चा है। पेमेंट कभी भी करो मेरे को उससे मतलब नहीं है, पेमेंट कभी भी तू कर मेरे को उससे मतलब नहीं है निखिल, मेरे को मतलब किससे है, मेरे को मतलब है एक्सपेंसेस इनकर कब हुआ, मेरे को इनकर से मतलब है, मेरे को सेटलमेंट से मतलब नहीं है। इनकम रेवेन्यू कब हम लोग कमाए उससे मतलब है, कब पैसा मिला उससे मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा मेरे पास आया,
एक बच्चा मेरे पास आया, बोला कि भैया 2026-27 में, बोला भैया मेरे को आप यहाँ पे क्लासेस दे दोगे? हम बोले हाँ दे देंगे। बोला भैया फीस कितना है? हम बोला बेटा फीस है 10,000 रुपया, 10,000 रुपीज। बोला भैया वो तो ठीक है, मैं पढ़ भी लूंगा, पर मैं इस साल आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको पे करूंगा, मैं आपको पे करूंगा नेक्स्ट ईयर, मैं आपको पे करूंगा 27-28 में, मैं आपको नेक्स्ट ईयर पे करूंगा, 27-28 में पे करूंगा। हम बोला कोई दिक्कत नहीं है लाला, तू घर का बच्चा है, तू घर का बच्चा है, तू बाद में पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि मेरे को पैसा कब मिलेगा? 27-28 में, बट मैं इनकम कब का मानूंगा? इनकम मानूंगा मैं 26-27 का, मैं इनकम 26-27 का मानूंगा। इनकम में किधर रिकॉर्ड करूंगा? इनकम में रिकॉर्ड करूंगा 26-27 में, क्योंकि मैंने इनकम कमाया कब? मैंने अर्न कब किया? मैंने अर्न किया है 26-27 में। हाँ, वो कैश मेरे को मिल रहा है 27-28 में। अक्रूवल बोलता है मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब किससे है? मेरे को मतलब है कि हम लोग कब कमाए, हम लोग का खर्चा कब हुआ, ठीक है ना, रादर देन कैश एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। मतलब कब पैसा आया कब पैसा गया उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि हम लोग एक्चुअली में कमाए कब, हम लोग का खर्चा कब हुआ, ठीक है ना। पैसा बाद में जाए पहले जाए फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ऐसा नहीं है, अगर मान के चलो एक बंदा आया मेरे पास, बोला कि भैया जॉब करना है, जॉब है क्या आपके पास? बहुत दिक्कत में है, माँ बीमार है, बेटी का शादी कराना है, ऐसा ऐसा बोला। हम बोले ठीक है तू ज्वाइन कर ले। बोला कि भैया वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को सैलरी कितना मिलेगा? हम बोला सैलरी तेरे को मिलेगा 5 लाख रुपया साल का। बोला भैया तो मेरे को एक बार 2 साल का पैसा मिल जाएगा क्या, 10 लाख रुपया? क्योंकि आपको तो पता ही है दिक्कत। हम बोला चल ठीक है, मैं 10 लाख रुपया पे कर दिया, मैं 10 लाख रुपया पे कर दिया। इस साल का कितना होता है? इस साल का तो 5 लाख ही होता है, 5 लाख तो नेक्स्ट ईयर का होता है ना, 5 लाख तो नेक्स्ट ईयर का होता है। तो बोल रहे हैं ईयर 1 में मेरा एक्सपेंसेस कितना है? मेरा एक्सपेंसेस है सिर्फ 5 लाख। मैंने पे कितना किया? मैंने पे किया है 10 लाख, लेकिन मेरा खर्चा कितना है? 5 लाख। क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में मैं खर्चा किसको मानूं? इस फाइनेंशियल ईयर में तो खर्चा मैं सिर्फ इस साल वाले को मानूंगा ना। एक्सपेंसेस इनकर इस साल में कितना होगा? 5 लाख। 5 लाख तो नेक्स्ट ईयर का है। बात समझ में आ रहा है? अक्रूवल ये बोलता है कैश फ्लो से कुछ खास मतलब नहीं है, अपने को मतलब किससे है? अपने को मतलब है एक्सपेंसेस के इनकर होने से, इनकम के अर्न होने से। चलो ये तीनों ही अजम्पशन जो है ना, अपने को बुक्स में लिखने का जरूरत नहीं है कि हम लोग गोइंग कंसर्न है, हम लोग कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, हम लोग अक्रूवल डीम्ड है कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? हम लोग कंसिस्टेंट है, हम अक्रूवल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, हम गोइंग कंसर्न है, डीम्ड है। अगर हम लोग अक्रूवल नहीं है, हम लोग कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग गोइंग कंसर्न नहीं है, तो अपने को डिस्क्लोज करना है, अदरवाइज अपने को डिस्क्लोज नहीं करना है। राइट? चलो अब आते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बहुत ज्यादा सिंपल, इजी ना था, इजी, वेरी 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 इजी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि अपने, ये है अपना मालिक और ये है बिजनेस, ये है मालिक और ये है बिजनेस, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटी है। मालिक अलग है और बिजनेस अलग है, मालिक अलग एंटिटी है, बिजनेस अलग एंटिटी है। समझ में आ रहा है? आज तुम समझना कि ये रहा लेट्स से निखिल अग्रवाल और ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, लेट्स से एनएसी है ये। क्लियर है क्या? अब पॉइंट ये है कि निखिल अग्रवाल का इनकम एक्सपेंसेस एसेट लायबिलिटी अलग अलग है और एनएसी का इनकम एक्सपेंसेस एसेट लायबिलिटी अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा आके एडमिशन लेता है तो कमाई किसका हुआ? निखिल अग्रवाल क्लासेस का, ठीक है ना। अगर मान के चलो मेरी बुआ आई है लंदन से, वो मेरे को एक लिफाफा दी 50 लाख रुपए का, ज्यादा हो गया 50,000 रुपए का, तो ये भी इनकम है। किसका इनकम है? निखिल अग्रवाल का इनकम है। क्लियर है क्या? मैं अपनी वाइफ को लेके गया हूँ घुमाने के लिए, खर्चा हो गया, किसका खर्चा है? मेरा खर्चा है, ठीक है। और लेट्स से एनएसी के अंदर स्टूडेंट अच्छा स्कोर किए, हम लोग उनको पार्टी देने वाले हैं, तो वो खर्चा किसका है? वो एनएसी का खर्चा है। किसी कारण से बोल रहा है कि आपको मानने का कि बिजनेस अलग है और उसका मालिक अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों को एक मत करना। और कहीं ना कहीं यही रीजन है मुन्ना कि जब ये पैसा डालेगा ना इसमें, लेट्स से 1 करोड़ रुपया डाला, तो बिजनेस इसको क्या करेगा? बिजनेस इसको लाइबिलिटी मानेगा, बिजनेस इसको क्या करेगा? लाइबिलिटी मानेगा। यही रीजन है कि बिजनेस उस पैसे को जो मालिक लगा रहा है उसको लाइबिलिटी मानेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल लाइबिलिटी।
ये क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि मालिक लगाया ना, दैट्स वाई इंटरनल लायबिलिटी, राइट, बोलो हाँ हाँ। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं, क्या बोल दिया बिजनेस एंटरप्राइजेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल इकोनॉमिक एंटिटी कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर मैनेजर पार्टनर। क्लियर है क्या, बोल रहा है मालिक और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है, और इसी कारण से कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरनल लायबिलिटी कंसिडर करते हैं। क्लियर है क्या, पर्सनल ट्रांजेक्शंस जो ओनर है ना वो सेपरेट होगा, वो बुक्स में नहीं लिखाएगा, अगर लिखेंगे भी तो ड्रॉइंग्स लिखेंगे, राइट, बोलो हाँ ना। चलो आगे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सुनना बेटा, ऐसा है कि हम लोग हर उस चीज को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसको भी हम लोग मनी के टर्म में रिकॉर्ड, जिसको भी हम लोग मनी के टर्म में मेजर कर पाएंगे, जिसको भी अपने मनी के टर्म में, कैश के टर्म में, रूपी के टर्म में मेजर कर पाएंगे, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्या बोल दिया भैया, एग्जाम्पल नॉन मॉनेटरी आइटम, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमारे यहां एक नेहा दी काम करती है, नेहा दी काम करती है। अब नेहा दी शी इज वेरी 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 ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत हार्ड वर्किंग है। हम लोग उनका ऑनेस्टी और उनका हार्ड वर्क को बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। सबसे बड़ा एसेट तो वही है, स्टाफ का ऑनेस्टी, नियत। जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ऑनेस्टी, उसका हार्डवर्क, उनका कंसिस्टेंसी ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, वही बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट है। बट इन चीजों को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, इन चीजों को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको मेजर कैसे करेंगे, 5 लाख का ऑनेस्टी है, 3 लाख का हार्डवर्क है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल नहीं है ना। तो जितना भी नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स है, एम्प्लॉयज का मोरल्स है, कैपेबिलिटी है, ब्रांड रेपुटेशन है, इसको कैसे हम लोग मेजर करके बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्टिल हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मॉनेटरी टर्म में ये मेजरेबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म आर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुद्धि में जा रहा है, बोलो हाँ ना। चलो फिर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। पीरियड कॉन्सेप्ट का एक और नाम है कॉल्ड पीरियोडिसिटी। सिंपल सा बात बोला, बोला कि देखो एज पर गोइंग कंसर्न तो हमारा बिजनेस कभी बंद ही नहीं होगा, एज पर गोइंग कंसर्न तो हमारा बिजनेस कभी बंद ही नहीं होगा, वो लाइफ लॉन्ग चलता ही जाएगा, 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 बराबर है, कभी बंद नहीं होएगा। ठीक है ना, कभी भी वो हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा, ऐसा गोइंग कंसर्न बोलता है। अब किसी भी चीज का रिजल्ट निकालने के लिए उस चीज का खत्म होना जरूरी है। जैसे 50-50 ओवर का मैच है, ओडीआई मैच है, ओडीआई मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान कर देते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है ना, तो अब कौन अच्छा खेला कौन गंदा खेला ये पता कब चलेगा, मैच खत्म होने के बाद। ठीक है ना, तो रिजल्ट कब पता चलता है, रिजल्ट तब पता चलता है जब काम खत्म हो। गोइंग कंसर्न के हिसाब से तो बिजनेस कभी खत्म ही नहीं होएगा, तो फिर क्या हम लोग बैठे रहें रिजल्ट को एसेस करने के लिए, बोलता है नहीं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोला नहीं, बोला हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में, बड़े से पीरियड को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेंगे, और हर पीरियड के एंड में, हर पीरियड के एंड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करेंगे, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करेंगे, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करेंगे। क्लियर है क्या, ये जो पीरियड होगा ना मुन्ना, ये जो पीरियड होगा ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। अगर मान के चलो हम लोग 12 महीने का रख रहे हैं, तो 12 महीना 12 महीना 12 महीना 12 महीना। अगर हम लोग 6 महीने का रख रहे हैं तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना। अगर हम लोग 3 महीने का रख रहे हैं, एक क्वार्टर का रख रहे हैं, तो 3 महीना 3 महीना 3 महीना। तो जो भी पीरियड रहेगा ना वो कंसिस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रहा है, 1 साल का पीरियड बना रहे तो हर पीरियड 1 साल का ही रहेगा, 6 महीने का पीरियड बना रहे तो हर पीरियड 6 महीने का ही रहेगा, बराबर है क्या। पहला वाला जो पीरियड है ना वो छोटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पीरियड डिसाइड किए 12 महीना, कि 12-12 महीने का एक एक पीरियड होगा, 12-12 महीने का एक एक पीरियड होगा। लेकिन पहला वाला जो पीरियड है वो हो सकता है 12 महीने से छोटा हो, क्योंकि हमने 1 अगस्त को स्टार्ट किया है, हम लोग सोचे थे 1 अप्रैल से 31 मार्च रखेंगे, लेकिन हमने बिजनेस ही स्टार्ट किया 1 अगस्त को, तो पहला वाला तो पीरियड क्या हो गया, पहला वाला पीरियड छोटा हो गया ना। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 महीने का हुआ।
क्लियर है क्या? तो पहला वाला पीरियड 8 महीने का हुआ, अब 12 महीने का होगा। अब हर पीरियड कितने महीने का होगा? 12 महीने का होगा। क्लियर है? क्या बोला? The continuous indefinite life of the business is divided into small equal time interval. Usually 12 महीना, वो हो सकता है 6 महीना, हो सकता है 3 महीना हो। To measure performance, financial statement periodically. हर पीरियड के एंड में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करेंगे। राइट बोलो हाँ ना? चलिए, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लो। आ जाओ। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या क्या बोला? ये बोला कि देखो भाई, ऐसा है कि अपने को जितना भी एसेट है ना, अपना जितना भी एसेट है, अपना जितना भी एसेट्स है, उन सबको अपने को रिकॉर्ड करना है। किसके ऊपर? उसके ओरिजिनल परचेज प्राइस, उसके एक्विजिशन कॉस्ट पे। हाँ, उस पे उसको अपने लोकेशन तक लाने में जितना भी खर्चा लग रहा है वो सब ऐड होगा, ये आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मशीन खरीदा 10 लाख रुपए में, और उस पर अपना खर्चा लगा, एक्सपेंसेस लगा, टू ब्रिंग इट टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। ठीक है ना? साइट तक लाने में खर्चा लगा लेट्स से आधा लाख का, 50,000 रुपए का। तो 10.5 लाख रुपए हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, मशीनरी हेड के अंदर। बराबर है क्या? तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो गया? इसका कॉस्ट प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस। बोलता है आपको बुक्स में इसको इसी दाम पे रिकॉर्ड करना है। अब इसका मार्केट वैल्यू क्या हो गया ना, इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर मैं बोलूं मार्केट वैल्यू, ये हो गया 16 लाख। बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इसको कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। हम बोले अगर 8 लाख हो गया तो बोला तो भी आपको 10.5 लाख पे रिकॉर्ड करना है। मतलब आपको अपने एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करना है? उसके कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करना है। आपको अपने एसेट को किस पे रिकॉर्ड करना है? आपको अपने एसेट को रिकॉर्ड करना है उसके कॉस्ट प्राइस पे ही। ठीक है ना? आपको उसके मार्केट वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है? बराबर है क्या? अगर आप डेप्रिसिएशन वगैरह लगाओगे ना, अगर आप डेप्रिसिएशन वगैरह लगाओगे तो भी आपको उसके ओरिजिनल प्राइस पे ही डेप्रिसिएशन लगाना है। उसी को बेस बना के आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने का है। अब इसका एक एक्सेप्शन है मुन्ना, इसका एक एक्सेप्शन है कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आऊंगा, आज पढ़ेंगे अपन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जिसका एक और नाम है कंजर्वेटिज्म, आएगा आगे। यहाँ पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है एक स्टॉक होता है, स्टॉक, इन्वेंट्री, स्टॉक। अच्छा, स्टॉक मतलब क्या हुआ? स्टॉक मतलब हो गया साल के एंड में, साल के एंड में 31 मार्च को जो भी स्टॉक अपना बचा हुआ है, अनसोल्ड गुड्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टॉक बोल रहे हैं। तो ये भी क्या है अपना? ये भी असेट है। ये भी क्या है अपना? असेट है। बोल रहे हैं असेट है, तो फिर तो ये भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए। बोलता है ना, ये कॉस्ट और NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब बेच के जो पैसा मिलेगा, उन दोनों का लोअर पे रिकॉर्ड होगा, उन दोनों का लोअर पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है? तो नॉर्मली कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोला? नॉर्मली हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोला कि आप अपने एसेट को किस पे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करोगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन क्या हुआ? एक्सेप्शन हो गया स्टॉक। बोला स्टॉक को आप कॉस्ट और NRV इन दोनों के लोअर पे रिकॉर्ड करो। क्लियर है क्या? तो ये बोलेगा कि स्टॉक को हम लोग कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट मत बोलना, प्रूडेंस बोलना। ठीक है ना? कोई पूछेगा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन क्या हो गया, तो एक्सेप्शन में प्रूडेंस आएगा। बात समझ में? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये भी सिंपल सा चीज है। बोलता है हर एक ट्रांजेक्शन, जितना भी ट्रांजेक्शन है, जितना भी ट्रांजेक्शन है, उसका दो इफेक्ट गिरता है, उसका दो इफेक्ट गिरता है। आप हर एक ट्रांजेक्शन का जब एंट्री करते हो तो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? बराबर होता है। डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। हर एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बैलेंस शीट पे आता है। हर एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किधर आता है? बैलेंस शीट में आता है। ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक साइड क्या है? असेट, दूसरा साइड क्या है? लाइबिलिटी। इसमें हम लोग कैपिटल भी लिखते हैं, इसमें हम लोग लाइबिलिटी भी लिखते हैं। तो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद क्या अपना बैलेंस शीट का दोनों साइड मैच करेगा?
कोर्स मैच करेगा। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद अपना बैलेंस शीट का दोनों साइड मैच करता है। यही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन भी है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन भी है। बोलता है जितना भी ट्रांजेक्शन है ना, वो हर ट्रांजेक्शन के बाद अपना ये इक्वेशन मैच करेगा ही करेगा। बात समझ में आया? ये क्या है? ये तो अपना बैलेंस शीट ही है, तो बैलेंस शीट मैच करता ही है। चलो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या फिर मैं बोलूं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। आप इस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ोगे इंटर में जाके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में। बराबर है क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है कि आप जब भी सेल्स लिखने जाओगे ना, तो मेक श्योर कि वो आप अर्न कर लिए हो तो ही जाके लिखना, अदरवाइज मत लिखना। बोल रहे हैं आप रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे, आप रेवेन्यू को कब रेवेन्यू मानोगे, सेल्स को आप सेल्स कब मानोगे, सेल्स को आप सेल्स तब मानोगे जब आप उसको कमा लिए हो, जब आप उसको कमा लिए हो, जब अर्न कर लिए हो, ठीक है ना। और उसके ऊपर जो उससे उसका जो पैसा है वो आपको लीगली मिल सकता है, मिलना है, तभी जाके आप क्या करोगे, उसको रिकॉग्नाइज करोगे। क्लियर है क्या भैया? अर्न कर लिए इसका क्या मतलब है? मतलब आप जो भी सामान बेचे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कैलकुलेटर का दुकान चलाता हूं, तो मैं कैलकुलेटर कब मानूं कि मैं बेच दिया हूं? जब कैलकुलेटर का ओनरशिप और रिस्क को मैं ट्रांसफर कर दिया, जब मैं कैलकुलेटर का ओनरशिप और रिस्क ट्रांसफर कर दिया, तब जाके मैं मानूंगा। एग्जाम्पल मान के चलो, ये रहा निखिल अग्रवाल और मेरे दुकान में कस्टमर आया, सोनू कस्टमर आया। सोनू बोला निखिल भैया वो कैलकुलेटर है क्या, केसीओ का बढ़िया वाला कैलकुलेटर, हम सीए में आए हैं ना अभी। हम बोले हाँ है ना बाबू। बोला कितने रुपए का है? हम बोला कि दुनिया तुमको बेचेगा महंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए में बेच रहा हूँ, ओरिजिनल है 250 रुपए का है। बोला ओ ग्रेट, 250 रुपए में, ठीक है निखिल भैया 2 पीस दे दो, एक मेरे लिए और मेरे एक दोस्त के लिए। हाँ बोला फाइन। बोले बेटा यू हैव टू पे 500, यू हैव टू पे 500। बोला ये लीजिए भैया 500 रुपए। 500 रुपए दे दिया, लेकिन कैलकुलेटर लिया नहीं। बोला कि भैया कैलकुलेटर मैं कल लेके चल जाऊंगा, कैलकुलेटर मैं कल लेके चल जाऊंगा। तो पॉइंट है कि अभी तक मैं ओनरशिप ट्रांसफर किया हूं क्या, रिस्क ट्रांसफर किया हूं क्या? कल को ये मेरे दुकान में कैलकुलेटर रखा रखा खराब हो गया, तो क्या मानेगा? खराब कैलकुलेटर लेगा वो कल आके? नहीं। बोल रहे हैं जिस मोमेंट ओनरशिप और रिस्क में ट्रांसफर कर दूंगा, ओनरशिप और रिस्क कब ट्रांसफर होगा? जब मैं कैलकुलेटर उसको बांध के दे देता, कैलकुलेटर, अब ओनरशिप और रिस्क उसका हो गया, अब मेरा कोई लुकआउट नहीं है, उद्यम में जा रहा है, बोलो हाँ ना, अगर खराब भी होगा तो वो कंपनी से ठीक कराएगा। बराबर है। तो दूसरे दिन आएगा, मैं उसको कैलकुलेटर बांध के दे दिया कि बेटा ले जा यूज कर, ठीक है। तो उस दिन क्या होगा, ओनरशिप और रिस्क ट्रांसफर होगा। उससे पहले ओनरशिप रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो जिस मोमेंट ओनरशिप और रिस्क ट्रांसफर होगा, तब जाके मैं क्या बोलूंगा कि हाँ मैंने सेल्स कर दिया। क्या पैसा मिल जाना इंपॉर्टेंट है? पैसा मिल जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ओनरशिप और रिस्क ट्रांसफर हो जाना, ओनरशिप और रिस्क ट्रांसफर हो जाना, ठीक है ना। एक्चुअल कैश का रिसिप्ट होना इज नॉट इनफ। अब कोई बच्चा बोलेगा भैया यार एक बात बताओ, आप टोपी पहना रहे हो हम लोग को, ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला बात है, ये सेम बात तो आप इधर 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 अक्रूवल में भी बोले थे। कहां गया? यही तो बात बोले थे आप अक्रूवल में, वापस से सेम ही चीज चिपका दे रहे हो। बेटा ऐसा है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट नीचे ऐसा आएगा जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के छत्र छाया में पलता है। बाप कॉन्सेप्ट कौन है? अक्रूवल। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस के अंदर 3 थे, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। अगर ये पिटे ना तो नीचे का सारा प्रिंसिपल पिट गया। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अंदर ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पलता है। बात समझ में आ रहा है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स जो है ना, बहुत नैरो बात करता है, छोटा सा बात करता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स के बारे में बात करता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ओवरऑल बात करता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर सिर्फ और सिर्फ सेल्स का बात किया ना, तो आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का ही जिक्र करना है, अक्रूवल मत करना। बात समझ में आ रहा है? कोई एक्सपेंसेस का बात कर लिया, कोई दूसरे इनकम का बात कर लिया, तो आप एक पैसा अक्रूवल लिख सकते हो। भैया अगर हम लोग अक्रूवल और रेवेन्यू रिकॉग्निशन दोनों लिख दिए तो चलेगा क्या? चल जाएगा, ठीक है ना। चल
आइए, मैचिंग कॉन्सेप्ट, सिंपल सा बात है। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या भैया? मैच करना मतलब बोल रहे हैं एक्सपेंसेस और आपका जो रेवेन्यू है ना वो मैच करना चाहिए। अब मैच करने का मतलब ये नहीं है, मैच करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका रेवेन्यू है लेट्स से 10 लाख रुपया तो आपका एक्सपेंसेस भी 10 लाख होना चाहिए, ऐसे मैच नहीं करना है। आज मान के चलो मेरी वाइफ बोली कि निखिल आज पार्टी है, तू मैच करेगा मेरे साथ, तो वो लहंगा पहनी तो क्या मैं भी लहंगा पहन लूंगा? है भाई, मैच करना मतलब क्या? वो ब्लैक पहन रही है, अपन भी ब्लैक पहनेंगे, सुंदर लगेंगे, है भाई। मैच करना मतलब रिलेटेड होना चाहिए। ये वाला जो एक्सपेंसेस है ना वो इस वाले रेवेन्यू से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये फाइनेंशियल ईयर 26-27 का है तो ये भी फाइनेंशियल ईयर 26-27 का ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग 26-27 का अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमने रेवेन्यू में 26-27 लिखा है और एक्सपेंसेस के अंदर अगर हमने 23-24 लिख दे रहे हैं, 23-24 का खर्चा लिख दे रहे हैं, फिर तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का वायलेशन है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है अकाउंटिंग ईयर शुड बी सेम। क्या बोला? expenses incurred to generate revenue during the specific accounting period must be matched, मतलब सेम होना चाहिए। अगर इधर रेवेन्यू है 26-27 का तो एक्सपेंसेस भी 26-27 का होना चाहिए, रेवेन्यू है अगर 24-25 का तो एक्सपेंसेस भी 24-25 का होना चाहिए, मैच करना चाहिए। एंड रिकॉग्नाइज्ड अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक रेवेन्यू इन द सेम पीरियड। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं तुमको एक रीजन बताता हूँ, एक इसका तुम प्रैक्टिस में हो, ये चीज तुम किए हो, कहाँ किए हो मैं बताता हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर अगर आप लोग कर चुका है, रिवाइज कर चुका है, तो आपको एक चीज याद होगा कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद अपने को पता चला कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एक सैलरी था लास्ट ईयर का जो हम लोग पे नहीं किए, 1 लाख का, 1 लाख का एक सैलरी है जो हम लोग पे नहीं किए लास्ट ईयर का। यहां 2026-27 का सैलरी था, यहां पे एक सैलरी अपने को देने का था जो हम लोग नहीं पे किए, भूल गए, ठीक है ना। स्टाफ आया मांगा, हम लोग को देना पड़ेगा, तो क्या हम लोग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 26-27 तो खत्म हो गया। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 27-28। तो अगर हम लोग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे तो ये सैलरी कब का है? ये सैलरी तो 26-27 का है, और अगर इसका एंट्री हम लोग 27-28 में मार देंगे तो फिर तो ये वायलेशन है ना मैचिंग कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पे सैलरी नहीं लिखते थे, हम लोग क्या लिखते थे? यहाँ पे हम लोग लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते थे अपन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? याद होगा तुमको। अगर याद नहीं है इसका ये मतलब है कि आपने अभी तक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को रिवाइज नहीं किया है, नहीं पढ़ा है। पढ़िए, उससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। चलिए, क्लियर है? ये वाला कुछ ज्ञान आगे चल के समझ में आएगा, ठीक है। आओ जी, अब आते हैं प्रूडेंस पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस पूछता है लोग, ठीक है। सुनना ध्यान से। इसमें एक स्टॉक का तो बात अपन देखे थे, पर मुद्दा क्या है वो देखो। बोल रहा है इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है? बोल रहा है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये और समझ में आएगा, एंटिसिपेट नो प्रोबेबल या एस्टिमेटेड प्रॉफिट। सुनना ध्यान से, ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल के दम पे समझ में आ जाएगा। ये हमारा ईयर है 26-27। मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे थे, एग्जाम देने वाले थे। मैं उन स्टूडेंट्स को बोला कि देखो यहाँ पे उनका एग्जाम है और यहाँ पे उनका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे उनका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। मैंने उनको यहाँ पे वादा किया कि बेटा अगर तुम्हारा 95% प्लस मार्क्स आया ना तो हम आपको 1 लाख रुपया देंगे कैश रिवॉर्ड, 1 लाख रुपया देंगे कैश रिवॉर्ड। क्लियर है क्या? अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो यहां बनाएंगे साल के एंड में, और यहां रिजल्ट आने वाला है। अब यहां रिजल्ट आने वाला है तो दो बात हो सकते हैं,
या तो 95% प्लस आए या फिर 95% प्लस नहीं आए, या तो 95% आए या उससे कम आए या 95% से ज्यादा आए। तो अपने को पे कब करना है? पे तो अपने को यहां पे करना है, पे अपने को यहां पे करना है, यहां पे तो अपने को पे करना है नहीं। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये वाला चीज सर्टेन है या अनसर्टेन है? ये प्रोबेबल है ना, ये क्या है? प्रोबेबल है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑल तो हमारे पास बच्चे बहुत स्ट्रांग है तो होने का चांसेस ज्यादा है, बट 100% सर्टेन तो नहीं है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर हुआ तो अपने को देना पड़ेगा, अपने को देना पड़ेगा। और यकीन मानिए इसका ही मेरे को, यही पेमेंट है जो मेरे को अच्छा लगता है कि बच्चा, मैं जो बोला हूँ क्लास में, वो उतना बच्चा स्कोर करे और मेरे को देना पड़े। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पेमेंट है ये अपने लिए आज के दिन मतलब यहाँ पे ईयर एंड में प्रोबेबल एक्सपेंसेस हो गया ना। प्रोबेबल एक्सपेंसेस हो गया मतलब ये खर्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बोल रहा है कि अपन इसका एंट्री लगाएंगे, अपने इसका एंट्री लगाएंगे। क्या एंट्री लगा सकते हैं? एंट्री लगा सकते हैं पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर स्टूडेंट स्कॉलरशिप। बुद्धि में जा रहा है? बोलो हाँ ना। ऐसा एंट्री मार दिए, बुद्धि में जा रहा है? तो बोल रहा है कोई भी प्रोबेबल एक्सपेंसेस रहेगा ना उसका एंट्री अपने लगाएंगे, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। लेकिन कोई प्रोबेबल इनकम रहेगा ना उसका एंट्री नहीं करेंगे। एग्जाम्पल मान के चलो, लगभग सेम ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहां पे हमारा साल, यहां पे एग्जाम है और यहां पे रिजल्ट है। एक स्टूडेंट के फादर आए, अब फादर साहब उसके बहुत ज्यादा रिच अंबानी के टाइप के हैं। बोले कि सर ऐसा है कि अगर मेरे बच्चे का 95% प्लस आ गया। हम बोले हाँ हाँ तो फिर तुम ₹1,00,000 देंगे। बोला अरे सर रुकिए यार, क्या आप छोटा मोटा बात कर रहे हैं? अगर इसका 95% प्लस आता है तो आई विल गिव यू 1 CR। हम बोला क्या बोल रहे हैं 1 करोड़? बोला हाँ 1 करोड़। बोला मेरा बेटा अगर 95% प्लस ला दिया तो आई गिव यू 1 CR, 1 करोड़ रुपीज, 100 लाख देंगे हम आपको। अब रिजल्ट जब आएगा तो वहां पे दो बात है, या तो 95% से ज्यादा आएगा, या तो 95% से ज्यादा आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है क्या? या तो से ज्यादा आएगा या नहीं आएगा, दो ही बात है। आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो आई विल गेट 1 CR, और नहीं आया तो फुस। क्लियर है क्या? बोलो हाँ ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोबेबल इनकम हो गया। ये क्या हो गया? प्रोबेबल इनकम हो गया। बोलो हाँ ना। तो बोलता है सुनना है, इसका एंट्री मत करना। अगर कोई इनकम सर्टेन नहीं है ना तो उसका एंट्री मत करना। लेकिन कोई एक एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड है ना, उसका एंट्री कर लो। क्लियर है? चलो, कंजर्वेटिज्म यही बोलता है। इस कहाँ गया? इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है प्रूडेंस। यही तो था, इसी कारण से तो ये भी था, ये जो स्टॉक वाला बात था ये भी तो इसी कारण से था ना। एग्जाम्पल मान के चलो हम लोग ये कैलकुलेटर बेचते हैं, तो ये कैलकुलेटर हम लोग 200 रुपए में लेके आते हैं और उसको सेल कर देते हैं कितने में? 250 में। क्लियर है क्या? यही अपना धंधा चल रहा था, मस्त धंधा चल रहा था। अब हुआ क्या, एक दिन मैं दुकान पे बैठा हुआ था, एक स्टूडेंट आया, बोला भैया कैलकुलेटर है? बोले हाँ है ना। बोला कितने का? हम बोले वही 250 रुपए का। बोला हाँ 250 रुपए बहुत महंगा है। हम बोले क्या बोल रहे हैं, सालों से हम लोग दाम बढ़ा नहीं रहे हैं, 250 ही दाम रख रहे हैं, सबसे सस्ता बेचते हैं। बोला भैया 180 में ब्लिंकिट में मिल रहा है, 180 में ब्लिंकिट में मिल रहा है। हम बोला भाई डैश ब्लिंकिट दिखाओ। देखा, हम बोले यार ब्लिंकिट में सच में 180 में मिल रहा है। अब अगर 180 में ब्लिंकिट घर पहुंचा के दे रहा है तो क्या हम लोग 250 में बेच सकते हैं? अपने को भी 180 में बेचना पड़ेगा, अपने को भी 180 में ही बेचना पड़ेगा। और ब्लिंकिट तो घर पहुंचा के दे रहा है, कि घर पहुंचाने वाला भी फैक्टर को ऐड करे तो हो सकता है 10 रुपए कम ही मिलेगा अपने को। ठीक है ना? तो खैर अगर मैक्स टू मैक्स अपने चार्ज कर सकते हैं तो 180 चार्ज कर सकते हैं। तो अपना कटेगा या कट गया? देखा जाए तो लगभग कट गया, 180 में ही बिकेगा।
तो यहां पे जो 200 रुपए का सामान था वो उसका दाम कितना हो गया, 180। तो बोलता है कि एक काम करो, इस 20 रुपए के लॉस को, जो तुम्हारा प्रोबेबल मतलब मोस्ट प्रोबेबल लॉस है, उसको तुम कंसिडर कर लो। तो एक काम करो, कॉस्ट और एनआरवी, ये तो एनआरवी हो गया ना, इन दोनों का जो लोअर है ना, इन दोनों का जो लोअर है 180, वही लो। तो अगर 180 लोगे तो तुम्हारा 20 रुपए का लॉस तुम कंसिडर कर लिए, ठीक है। इसी कारण से बोला गया है कि स्टॉक को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। क्लियर है। इसी कारण से हम लोग क्या बनाते हैं, इसी कारण से हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं। जेएलपी को भी हम लोग सरेंडर वैल्यू पे लिखते हैं, सम अश्योर्ड पे नहीं लिखते हैं। आज मान के चलो हमने एक पॉलिसी लिया 10 करोड़ का, बराबर है क्या, तो जब कोई बंदा मरेगा तो मिलेगा कितना, 10 करोड़, ठीक है। आज के दिन अगर हम लोग उसको सरेंडर करते हैं ना तो विल गेट 15 लाख। तो अपने 15 लाख पे ही रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में कितना दिखाएंगे, 15 लाख ही दिखाएंगे, ज्यादा नहीं दिखाएंगे। क्योंकि अगर ज्यादा दिखा रहे हैं, 10 करोड़ दिखा रहे हैं, फिर तो हम लोग इनकम को, जो प्रोबेबल इनकम है अपना, उसको भी कंसिडर कर ले रहे हैं ना। अपने क्या करेंगे, 15 लाख ही दिखाएंगे, ठीक है। चलो, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या बोलता है, मटेरियलिटी बोलता है कि देखो ऐसा है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स, जो भी इवेंट है ना, वो दो चीज हो सकता है, वो मटेरियल हो सकता है, इमटेरियल हो सकता है। हम बोले होता क्या है मटेरियल, बोल रहे वो आइटम, वो सारा आइटम मटेरियल है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओ गॉड, कोई भी आइटम इतना बड़ा है कि वो तुम्हारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो आइटम मटेरियल है। अगर वो आइटम तुम्हारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है तो वो आइटम क्या है, इमटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ट्रिप प्लान कर रखा था, अबे हमने एक ट्रिप प्लान कर रखा था जिसका कॉस्ट था लेट्स से 5 लाख रुपए। जिसका कॉस्ट कितना था, 5 लाख रुपए। फिर वाइफ ने बोला कि निखिल अपन ट्रिप चेंज कर रहे हैं। बोला ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि अब हम लोग का रिवाइज बजट जो है ना वो है 5.5 लाख। हम बोला ओके फाइन, नो इश्यूज। कहने का मतलब है 5 लाख से चेंज होके हम लोग का ट्रिप का बजट 5.5 लाख बन गया, तो 50,000 एक्स्ट्रा हुआ ना, 50,000 एक्स्ट्रा हुआ। तो ये अमाउंट को लेके मेरा डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये अमाउंट क्या हो गया, इमटेरियल अमाउंट हो गया, इमटेरियल अमाउंट हो गया। लेकिन अगर मान के चलो मैं ये 5-50 होने पे किचकिच करने लगता है, अरे नहीं यार हम जाएंगे ही नहीं, छोड़ दो, झूठ मूठ का बजट बढ़ा रहा है तुम लोग, ऐसा ऐसा, अगर मैं किचकिच चालू कर दूं कि नहीं हमको नहीं जाना है, तो इन्फ्लुएंस हो रहा है डिसीजन। तो उस केस में ये 50,000 क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मटेरियल का डेफिनेशन ऐसा अमाउंट लिखा हुआ है कि 1 लाख मटेरियल और 50,000 इमटेरियल ना। ये हर एक एंटिटी के हिसाब से चेंज होगा। हो सकता है कि जो चीज मेरे लिए मटेरियल हो वो तुम्हारे लिए इमटेरियल हो सकता है तुम्हारे लिए जो मटेरियल हो किसी और के लिए इमटेरियल हो। मेरे लिए 1 लाख रुपया मटेरियल अमाउंट है, ठीक है ना। जो बड़ा बिजनेस ओनर है उसके लिए नहीं है। जो बड़ा बिजनेस ओनर है लेट्स से राम जी के लिए 10 लाख रुपया मटेरियल अमाउंट है। अंबानी साहब के लिए 100 करोड़ भी शायद मटेरियल ना हो। बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो मटेरियल मेरे लिए हो सकता है तुम्हारे लिए इमटेरियल हो, ठीक है ना। हो सकता है तुम्हारे लिए जो मटेरियल हो किसी और के लिए इमटेरियल हो। वो तो एंटिटी टू एंटिटी वैरी करेगा। और मटेरियल, मटीरियलिटी सिर्फ और सिर्फ अमाउंट से नहीं, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से भी हम लोग क्या करते हैं, एसेस करते हैं। आओ जी देखो क्या लिख के रखा है। बोल रहे हैं मटेरियलिटी क्या बोलता है, फोकस ओनली ऑन आइटम दैट आर सिग्निफिकेंट मटीरियल इनफ टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ रीजनेबल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोल रहे हैं उस आइटम पे तुम फोकस करो जो आइटम मटीरियल है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है यूजर के डिसीजन को, जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बुद्धि में जा रहा है, बोलो हाँ ना। जो इमटेरियल डिटेल है उसको तुम एक साथ लिख दो या फिर इग्नोर कर दो, अप टू यू। क्लियर है। मटेरियलिटी डिपेंड करेगा नेचर और अमाउंट पे, साइज ऑफ द ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, ठीक है। कि भैया इमटेरियल को आप एग्रीगेट कर दो, इग्नोर कर दो, इसका क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। एक छोटा सा एग्जांपल देके बोल रहा हूं। मान के चलो एक बच्चा है,
मोनू मोनू के पापा उसको एक ऐसा 1,000 रुपया दिए और बोले कि बेटा जा मार्केट से सामान ले आ। वेजिटेबल्स में ए बी सी 3 टाइप का वेजिटेबल बोले लाने के लिए कि टमाटर ले आ, कांदा प्याज ले आ और थोड़ा धनिया ले आ, ऐसा बोले। और कुछ मेडिसिन बोले, मेडिसिन में भी 2 टाइप का मेडिसिन बोले, एक्स और वाई, कि एक डायबिटीज का गोली ले आइयो और एक बीपी का गोली ले आइयो। ठीक है ना। वो आया, वो गया सामान लेके आया। अब वो आके हिसाब कैसे दे रहा है अपने पापा को, हिसाब कैसे दे रहा है, बोला पापा देखो 400 रुपए का ये आया एक्स मेडिसिन, 300 रुपए का वाई मेडिसिन आया और सब्जी आया 50 रुपए का। कहने का मतलब ये है कि वो एक्स को अलग से बताया, वो वाई को अलग से बताया और वो वेजिटेबल्स को एक साथ ही 50 रुपया बता दिया। क्यों? क्योंकि अमाउंट अभी धनिया जो आया है ना वो 5 रुपए का आया है, जो अनियन आया है ना वो 20 रुपए का आया है, और रिमेनिंग वो ए वाला क्या बोला था भूल गया, टमाटर। ठीक है ना। तो कहने का मतलब इन सबका अमाउंट छोटा छोटा था ना, तो वो एक साथ ही बोल दिया, इमटेरियल था एक साथ ही बोल दिया। और ये दोनों का अमाउंट बड़ा बड़ा था तो वो अलग अलग से बोला। क्लियर है क्या? अपने धंधे में भी यही करते हैं अपन, जो बड़ा अमाउंट रहते हैं ना, सैलरी का अमाउंट पूरे साल का बड़ा अमाउंट है 40 लाख रुपया, अलग से दिखाएंगे। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन बड़ा अमाउंट है, अलग से दिखाएंगे। छोटा मोटा खर्चा 500 रुपया, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, हम लोग सबको मर्ज करके, हो सकता है मिसलिनियस एक्सपेंसेस दिखा दे, जनरल एक्सपेंसेस दिखा दे, बुद्धि में जा रहा है ये चीज है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, द लास्ट वन। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि बेटा हर कुछ को डिस्क्लोज करो, बिजनेस में जितना भी ट्रांजेक्शन्स, जितना भी इवेंट हो रहा है ना, उन सबको डिस्क्लोज करो। ठीक है ना। अगर देखा जाए ना तो फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है मटेरियलिटी। फुल डिस्क्लोजर क्या बोला? फुल डिस्क्लोजर बोला सब कुछ को डिस्क्लोज कर दो, कुछ भी छुपाना मत, सब कुछ को डिस्क्लोज कर दो। मटेरियल कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी क्या बोलता है? सिर्फ मटेरियल आइटम को डिस्क्लोज करो, इमटेरियल आइटम को तुम अगर उतने तरीके से डिस्क्लोज नहीं भी करोगे तो चलेगा। बराबर है क्या? क्या बोला देखो, financial statement must fully disclose all relevant material reliable information necessary for user to make informed economic decision। ठीक है ना। ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी को संग में लेने के बाद लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? बोल रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी आप क्या करोगे? फुटनोट में डिस्क्लोज करोगे। ये फुल डिस्क्लोजर ही बोलता है। भैया ये क्या था कंटिंजेंट लायबिलिटी? कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या था? बोल रहे हैं एक ऐसा लायबिलिटी जो अपने को पे करना पड़ेगा, एक ऐसा लायबिलिटी जो अपने को पे करना पड़ेगा अगर वो कंफर्म हो गया तो। जैसे अपने 31 मार्च है, यहां पे अपना एक लीगल केस है जो पेंडिंग है, पेंडिंग लीगल केस अपने अगेंस्ट है। ठीक है ना। जिसमें सामने वाला हो सकता है अपने से 10 लाख रुपया मांग रहा है, वो अभी भी पेंडिंग है। अब अगर मान के चलो हम लोग कोर्ट में केस जीत गए तो अपने को पे नहीं करना पड़ेगा, और अगर अपने कोर्ट में केस हार गए तो अपने को पे करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अब कोर्ट केस जो है वो हमारे कंट्रोल में है क्या? वो हमारे कंट्रोल में है? आंसर इज नो, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और उसके होने का चांसेस जो है ना वो काफी कम है। मतलब इसका जो चांसेस है ना, इसका जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी जो है ना, इसका चांसेस काफी कम है। क्लियर है क्या? इसके कोर्ट के केस हारने का चांसेस काफी कम है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? कंटेंजेंट लायबिलिटी। भैया एक बात बताओ, कंटेंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है? प्रोविजन में भी लगभग सेम ही बात है, बस प्रोविजन में होने का चांसेस, लॉस होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहता है, और कंटेंजेंट लायबिलिटी में लॉस होने का चांसेस थोड़ा कम रहता है। जैसे सेम एग्जांपल प्रोविजन में भी फॉल कर सकता था, सेम एग्जांपल कंटेंजेंट लायबिलिटी में भी फॉल कर सकता है। अगर लीगल केस हमारे अगेंस्ट हो रखा है और अपने को लग रहा है कि हम लोग केस हार जाएंगे, विल मेक अ प्रोविजन फॉर इट। और अगर अपने को लग रहा है कि नहीं नहीं हम लोग केस नहीं हारेंगे, हम लोग तो जीतेंगे ही, हारने का चांसेस बहुत कम है, 5% चांसेस है, तो फिर हम लोग को लग रहा है कि हम लोग जीतेंगे, हम लोग क्या करेंगे? कंटिंजेंट लायबिलिटी बनाएंगे। बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे, जब तुम फाइनल अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, उसके नीचे तुम नोट में लिखोगे कि देयर इज अ लीगल केस
पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी नॉट लाइकली टू अराइज, ठीक है ना, कि ऐसा लीगल केस हो रखा है हम लोग के अगेंस्ट और चांसेस बहुत कम है कि वो अराइज होगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, तो ये भी हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। अपने को लग रहा है कि ये लाइबिलिटी नहीं बनेगा, स्टिल हम लोग इसको डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलता है कि सब कुछ को डिस्क्लोज करो, ठीक है ना। यूजर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर का हक है जानना कि जो भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा सारा बात जो कंपनी के लिए रेलेवेंट है वो जानना जरूरी है, बताओ उनको, क्लियर है। तो जो भी ट्रांजेक्शन है वो हम लोग एंट्री मार के दिखा देंगे, और जो भी नॉन मॉनेटरी टर्म वाला है या क्या बोलूं मैं, ऐसा बात जिसके लिए एंट्री नहीं मार सकते उसके लिए हम लोग नोट डाल देंगे, क्लियर है। चलिए, तो ये वाला हो गया पार्ट 1। अब इसके बाद है ना अपने को कुछ ट्रू फॉल्स भी देखने का है, वो ये वाला है, वो ये वाला है ट्रू फॉल्स। तो ये हम लोग पार्ट 2 में देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना काफी है मुन्ना, बाय बाय।